नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने रूस के उन्नत IL-76 MD-90A सैन्य परिवहन विमान में रुचि दिखाई है और रशिया ने भी दोस्तों इस विमान को भारत के लिए पेश किया है। जी हां दोस्तों, भारत रूस के उन्नत IL-76 MD-90A सैन्य परिवहन विमान में रुचि दिखाता है और बातचीत चल रही है कि राज्य के हथियार विक्रेता रोसोबोरन के CEO एलेक्जेंडर मिकीएव ने बुधवार को एरो इंडिया 2023 अंतर्राष्ट्रीय एयर शो के मौके पर टास को बताया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि IL-76 MD-90A अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बुनियादी प्रदर्शन विशेषता में सुधार हुआ है। विशेष रूप से यह एक विस्तारित उड़ान रेंज और बड़े पेलोड का दावा करता है। इसके अलावा इसके एयर नेविगेशन और एयर ट्रैप सटीकता और रेडियो संचार में सुधार किया है। यह 14वां एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो में 13 से 17 फरवरी को दक्षिण भारत के बेंगलुरु में यलहंका एयर फोर्स बेस पर चल रहा है। इंडिया एयर शो हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। रूस भारतीय एयर शो में एक सक्रिय भागीदार है और इस वर्ष 200 से अधिक सैन्य उत्पादों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, रशिया को लग रहा है कि रशिया की तुलना में अमेरिका ज़्यादा भारत को हथियार पेश कर रहा है और भारत अब रशिया की तुलना में अमेरिकन हथियारों को ज़्यादा पसंद कर रहा है। इसलिए रशिया भी अपना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पिच कर रहा है और वह चाहता है कि भारत इस एयरक्राफ्ट को खरीद ले। दोस्तों, रशिया ने सुधार तो किया है अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, पर दोस्तों अब भारतीय वायुसेना को फैसला लेना है कि उनको रशियन एयरक्राफ्ट को खरीदना है या नहीं। दोस्तों, रोस्टेक के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC ने अपने नवीनतम IL-76 MD-90 का प्रदर्शन किया। भारी परिवहन विमान जो एरो इंडिया 2023 में प्रमुख सुधारों के साथ प्रतिष्ठित IL-76 पर आधारित है और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को अपने एरियल टैंकर वेरिएंट की भी पेशकश की है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स जो IL-76 कैंडिडेट गजराज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के सबसे पुराने लॉट को रिटायर करना चाह रहा है, जिसे उसने 80 के दशक की शुरुआत में 2030 के बाद ही उम्र और इंजनों और एवियोनिक्स की अप्रचलनता के कारण खरीदा था। और रोस्टेक IL-76 MD-90 की पेशकश कर रहा है, जो IL-76 विमान के समान एयरफ्रेम और फ्यूजलेज का उपयोग करता है, लेकिन अब यह कई अन्य सुधारों के साथ आता है। दोस्तों, IL-76 MD-90A में फिर से डिज़ाइन किया गया है विंग सेक्शन, डिजिटल ऑटो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जैसे आधुनिक एवियोनिक्स के साथ एक नया कॉकपिट और डिस्प्ले इंडिकेशन के साथ एक नया फ्लाइट विजन नेविगेशन सिस्टम और चौथी पीढ़ी के PS-90A 76 टर्बोफैन शक्तिशाली इंजन है, जो कंपनी दावा करती है 12% से कम ईंधन खपत करता है, 18% की बढ़ी हुई उड़ान सीमा प्रदान करता है। दोस्तों, रशिया का कहना है कि हमारे पुराने इंजनों की तरह नहीं है और अब इन इंजनों में सुधार किया गया है। इनकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है और दोस्तों ये ईंधन भी कम खाता है और उड़ान भी अधिक समय के लिए बढ़ता है। पर दोस्तों वही है कि रशिया के जो इंजन होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के इंजन हो, दोस्तों इन इंजनों की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और दोस्तों ये मेंटेनेंस और ओवरहॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब भी इनकी शॉर्टी करनी हो या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हो, युद्ध के समय हो या देश के किसी भी और काम के लिए, दोस्तों ये उस समय मेंटेनेंस में ज़्यादा रहते हैं। जैसे 10 एयरक्राफ्ट हैं तो उसमें से 5 एयरक्राफ्ट ये हमेशा मेंटेनेंस में रहेंगे, और जबकि अमेरिकन एयरक्राफ्ट हमने खरीदे IL-76 सुपर जे हरकुलस, अभी एयरबस से C295 एयरक्राफ्ट, ऐसे बहुत से एयरक्राफ्ट हमने अमेरिकन और एयरबस से खरीदे हैं। उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे उनके 10 एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से 9 एयरक्राफ्ट अवेलेबल होते हैं और एक एयरक्राफ्ट गलती से वो भी मेंटेनेंस और ओवरहॉल में रहता है। दोस्तों, रशिया बहुत जल्दी उनकी एयरफ्रेम भी इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है जो पुरानी और खड़खड़ करने लग जाती है, और दोस्तों उनकी मतलब फाइन किया हुआ काम, मतलब शार्प काम नहीं करता है रशिया। और उसके इंजनों में भी वो इंजन इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि रशिया में बहुत अधिक ठंड होती है, उस प्रकार से उन इंजनों को ज़्यादा हीटअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर वो इंजन दोस्तों भारतीय वायुमंडल और भारतीय वातावरण के अनुसार काम नहीं करते हैं और वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस और ओवरऑल मांगते हैं। इसलिए रशिया को अपने इंजनों में सुधार करना पड़ेगा और अपने इंजनों की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, उसने अभी AS-57 जो अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया था, वो दोस्तों उसके ऊपर उनके नट और बोल्ट नज़र आ रहे थे। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने के बाद रशिया ने अब वापस 5th जनरेशन AS-57 विमान को वापस से डिज़ाइन किया। फिर उसने
पहले दोस्तों उसने कंपोजिट मटेरियल भी यूज़ नहीं किया था 5th जनरेशन में। फिर दोस्तों 5th जनरेशन में उसने कंपोजिट मटेरियल का यूज़ किया। अब जाके उसने Su-57, कोई कह सकता है कि वाकई में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। बल्कि दोस्तों रशिया सस्ते के चक्कर में क्वालिटी को इतनी घटिया बना देता है कि आजकल दोस्तों देश जो होते हैं वो पैसा नहीं देखते हैं, वो क्वालिटी देखने लग गए हैं। पैसा 19-20 चलता है। ये बात को अमेरिका समझ गया, नाटो कंट्री जानती है, और ये बात का भुगतान खुद रशिया को यूक्रेन से युद्ध के समय करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों रशिया की जो टेक्नोलॉजी है वो सोवियत युग के ज़माने की है और उसने अपनी टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं किया। उसका भुगतान उसको इस तरह से करना पड़ा कि जो उसके टेक्नोलॉजी है वो यूक्रेन पर भारी नहीं पड़ी, बल्कि यूक्रेन की टेक्नोलॉजी और नाटो के हथियार और अमेरिकन हथियार रशिया के हथियारों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़े और रशिया को नुकसान उठाना पड़ा। एक यूक्रेन जैसा छोटा सा टटुआ सा देश रशिया को मतलब दांतों तुले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया है। रशिया को दोस्तों रशिया को उसने थका दिया है और रशिया को हार मानने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि दोस्तों रशियन टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। रशिया ने समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं किया, वैसे ही चलता रहा जैसे सोवियत के ज़माने से चला आ रहा था। पर दोस्तों अब जाके रशिया परिवर्तन तो कर रहा है, पर अभी भी उसको समय लगेगा, 5 से 10 वर्ष लगेंगे रशिया को पूरा अपना फ्यूचरिस्टिक बनने के लिए। इसलिए भारत अब अमेरिकन विमानों और एयरबस के विमानों को ज़्यादा पसंद कर रहा है। अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदना है। अभी एयरबस के A400M जो हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको भारत के द्वारा पसंद किया जा रहा है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या भारत को रशियन एयरक्राफ्ट ही खरीदने चाहिए या भारत को नाटो और अमेरिकन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो खरीद चुके हैं वही खरीदने चाहिए? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।